देखिए फ्रेंड्स, पहली-पहली बार अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट ज़रूर होगा, पर इस लेक्चर को आप अगर 3 से 4 बार अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चन आंसर टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। देखिए, स्टोरी स्टार्ट होती है 1600 ईस्वी से। अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1600 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी और जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी और अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आगे चलकर 1757 में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जो कि आप सभी को पता ही है, प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है वो युद्ध। इस तरह से अंग्रेजों ने अपना शासन क्या करा? बंगाल पर भी स्थापित कर लिया। यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन करने हेतु बंगाल का पहला गवर्नर किसको बना दिया? रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया। तो भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव बना। वर्ड को ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला है बंगाल का पहला गवर्नर। ओके, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो चलिए डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरीके से हम लेक्चर को आगे समझेंगे। 1757 से लेकर 1772 तक ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद हुआ करता था, वो बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा था 1773 के बाद से। इसके बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद जो था बंगाल के गवर्नर जनरल की बजाय भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलकर 1858 से इसे बदलकर वायसराय कर दिया गया और जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से वायसराय की पदवी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर फिर से गवर्नर जनरल के पद को अपनाया गया था, जब तक कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसलिए बताया मैंने आपको कि हम आगे किस तरीके से स्टडी करेंगे, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो चलिए एक-एक करके हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे समय काल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो उसी के समय काल से हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन मतलब डायआर्की व्यवस्था को लागू किया था। द्वैत शासन क्या होता है? देखिए, जब किसी भी स्थान पर शासन व्यवस्था जो होती है वो 2 शासक के हाथों में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? डायआर्की व्यवस्था या फिर द्वैत शासन कहा जाता है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, भारत में शासन व्यवस्था 2 हाथों में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के हित के विषय केंद्र सरकार के पास में, जैसे ट्रांसपोर्ट, करेंसी, ये सारे विषय जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा, ये सभी विषय जो है ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो भारत में डायआर्की सिस्टम है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी इसी सिस्टम को लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन जो था वो बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सभी जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। आगे चलकर देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वेरेल्स अगले गवर्नर बने, उसके बाद कर्टियर और उसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। तो हमको वॉरेन हेस्टिंग का समय काल अच्छे से समझना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो था वो आखिरी बंगाल का गवर्नर और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इसका मेन उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही थी, उसके कार्यों को नियंत्रित करना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, यह रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश्य था। साथ ही इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी पहली न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे थी। इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी इसी के समय काल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में ही हुआ। इन्हीं के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए और अंग्रेजों की हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग को पिट्स इंडिया एक्ट जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चले गए थे। वहां जाने पर उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, पर कुछ समय बाद ब्रिटिश संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया गया था ये वाला पॉइंट। आगे चलकर देखिए, अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस बने। इनका भी समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम करे थे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है सिविल सेवा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा की नींव रखी थी, इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कौन करता था? कंपनी के कानून के द्वारा की जाती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सिविल सेवा का जनक किसे कहा हिंदी मीडियम वालों का सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सिविल सेवा के अधीन जितने भी उच्च पद थे उनकी नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो करी थी वो किसके समय काल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ओके, सेकंड देखिए चीज, इनके समय काल में क्या हुआ था? प्रमुख काम, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मियों को भी नियुक्त किया था। और तीसरा प्रमुख काम इसने क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था।
इसने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना को लागू किया था, जिसके तहत क्या होता था, जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना होता था और 10% भाग जो था भू राजस्व का वो अपने पास रखना होता था। इस योजना को किसने बनाया था? स्थायी बंदोबस्त योजना को सर जॉन शोर ने बनाया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्रीरंगपट्टनम जो जगह है, ये मैसूर से 9 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। कॉर्नवालिस ने इस किले की क्या करी थी? घेराबंदी करवाई थी। उस समय पर इस किले पर राज कौन करता था? हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान इस पर राज किया करते थे, शासन किया करते थे। 1792 ईस्वी में इस घेराबंदी का अंत जो हुआ था वो अंग्रेजों के साथ एक संधि कर हुआ था। तो संधि जो हुई थी वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी और यही संधि क्या कहलाई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कहलाई थी। तो ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में हुई थी। इसी के साथ में तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ था। अब ये एंग्लो मैसूर युद्ध क्या है ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में देखिए अगला गवर्नर जनरल कौन बना था? सर जॉन शोर बने थे। 1793 से लेकर 98 तक इनका समयकाल चला। इनके समयकाल में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, खारदा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये खारदा का युद्ध जो हुआ था ये मराठों और निजाम के बीच में हुआ था। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए खारदा में देखिए वर्ड जो आ रहा है स्टार्टिंग का खर खर, ठीक है, और खर खर की आवाज जो होती है उससे क्या होता है? शोर होता है हमेशा, तो उससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो खारदा का युद्ध जब भी आएगा तो खरखर साउंड आपको वहां पर दिमाग में आएगा और खरखर से क्या होता है? शोर होता है। तो सर जॉन शोर के समयकाल में खारदा का युद्ध हुआ था मराठों और निजाम के बीच में। इसके बाद में बंगाल के अगले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वेलेजली बने। इनका समयकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देखिए लॉर्ड वेलेजली के समयकाल की बात करते हैं तो इसे बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था। इनके समयकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो कौन कौन सी थी? सायक संधि प्रणाली, बसीन की संधि, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध और इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं थी, एक एक करके चलिए सबको हम अच्छे से समझते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी थी। अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले सायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, तो वो किसने करी थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने करी थी। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। इस प्रणाली के तहत दूसरे राज्यों से संधि कर उन्हें ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकार किया था। किस शासक ने? हैदराबाद के शासक ने। आगे देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या हुई थी? बसीन की संधि हुई थी। बसीन की संधि अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। तो बसीन की संधि का संबंध भी किससे है? लॉर्ड वेलेजली के समयकाल से है। आगे देखिए चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, वो भी इसी के समयकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समयकाल में ही हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में समय समय पर युद्ध लड़े गए थे, जिन्हें एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। 32 वर्षों के बीच में 1767 से 1799 के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। हमको देखिए जिसको ध्यान रखना है वो है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समयकाल में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था, इसलिए हमको इसको ध्यान रखना है। चौथी प्रमुख एक्टिविटी क्या हुई थी इसके समयकाल में? कि इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये अच्छे से हमने लॉर्ड वेलेजली का समयकाल डिस्कस करा। इसके बाद देखिए अगला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। फिर से बना था ये 1805 में, पर जल्दी ही इनकी क्या हुई? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सर जॉर्ज वालो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। उनके समयकाल की देखिए एक प्रमुख घटना आप ध्यान रखिएगा, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो सर जॉर्ज वालो के समयकाल में ही हुआ था। इसके बाद में अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड मिंटो। इनके शासनकाल की एक ही प्रमुख घटना है, अमृतसर की संधि। बस ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड मिंटो के बाद में देखिए आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड हेस्टिंग बने। इनका समयकाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समयकाल के दौरान ही मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर थे टॉमस मुनरो, उन्होंने रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो वहां से एसएससी में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमको उसको अच्छे से समझना होगा। देखिए जब लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसी समय पर मद्रास के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? टॉमस मुनरो थे। टॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद में बंबई के गवर्नर ने भी रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था क्या थी ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? किसान और सरकार के भूमि कर के बीच में जमींदारों का रोल हुआ करता था। जमींदार बीच में लगान की लूटबाजी करने लगे थे, जिसके कारण सरकार का राजस्व जो था वो नहीं बढ़ पा रहा था। तब ब्रिटिश सरकार ने इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नई योजना बनाई थी, जिसका नाम क्या था? रैयतबाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों का रोल खत्म कर दिया गया और किसान को ही सीधे भूमि का मालिकाना हक दे दिया। अब किसानों को लगान सीधे ब्रिटिश सरकार को देना होता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो किसान कर नहीं देता था उससे जमीन छीन ली जाती थी। ध्यान रखिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू हुई थी। मद्रास के किस जगह पर? बारामहल में शुरू हुई थी। इसके बाद देखिए अगले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? लॉर्ड एमहर्स्ट बने। इनका समयकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर अगले गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल के? विलियम बेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 से लेकर 1835 तक इनका समयकाल चला। इनके समयकाल के दौरान ही 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखिए इनके समयकाल में आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। एक ट्रिक से देखिएगा, बेंटिक का नाम जो था वो क्या स्पष्ट कर रहा है? बैन। बैन मतलब किसी चीज पर बैन लगा देना। तो जितनी भी गलत गलत चीजें थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन पर सब पर बैन लगा दिया और अच्छी अच्छी चीजों की शुरुआत करी थी। जैसे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया। सभी गलत चीजों पर बैन लगा दिया, मतलब बंद कर दिया। इसीलिए इनके समयकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था।
ध्यान रखिएगा, इनका समयकाल शांति का समयकाल कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में कोई युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समयकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो अगर ऑप्शन में आता है तो इसको बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर अच्छे काम की बात करते हैं तो 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी लैंग्वेज को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नहरें, सड़कें, तालाब जैसे कई सार्वजनिक सुधार इन्होंने अपने समयकाल में किए थे। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का समयकाल आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ के समयकाल में एक ही प्रमुख घटना हमको दिमाग में रखना है कि इन्होंने अपने समयकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। ध्यान रखिएगा, प्रेस को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? चार्ल्स मेडकॉफ ने दिलाई थी। लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि चार्ल्स मेडकॉफ ने उस प्रतिबंध को हटा दिया अपने समयकाल में। चार्ल्स मेडकॉफ के बाद देखिए भारत के अगले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ऑकलैंड, एलेनबरो, हॉर्डिंग्स, ये भारत के अगले गवर्नर जनरल बने। इनका समयकाल देखिए ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, एलेनबरो के समयकाल में ही दास प्रथा का अंत हुआ था और रविवार को छुट्टी की शुरुआत भी इन्हीं के समयकाल से हुई थी। हॉर्डिंग्स के समयकाल में देखिए पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समयकाल में हुआ था। इसके बाद में देखिए भारत का अगला गवर्नर जनरल कौन बना? डलहौजी बना, जिनका समयकाल चला 1848 से लेकर 1856। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आता है इनके समयकाल से। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इन्हें ही आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। देखिए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई इनके समयकाल में, चलिए डिस्कस करते हैं। रेलवे का विकास हुआ। पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में चली थी। संचार प्रणाली का विकास भी इन्हीं के समयकाल में हुआ। पहली संचार सेवा जो थी वो आगरा और कलकत्ता के बीच में शुरू हुई थी। 1854 में देखिए इनके समयकाल में ही डाकघर अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे देखिए सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति जो होती थी पहले वो कंपनी के कानून के द्वारा होती थी, पर डलहौजी ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया और सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी थी इन्होंने। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी थी। पहले भारतीय आईएएस की बात करते हैं तो कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। 1863 में पहले भारतीय आईएएस बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यवगत का सिद्धांत, जिसे बोल सकते हैं हम कि हड़प नीति, उसकी शुरुआत करी थी, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति में देखिए क्या होता था, वे राज्य जिनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उनसे शासन जो था वो छीनकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य जो था वो कौन सा था? सतारा था। ध्यान रखिएगा, सतारा पहला राज्य था जो हड़प नीति मतलब व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। आगे चलकर जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, इन राज्यों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हमने अच्छे से डिस्कस करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलवे का विकास, संचार प्रणाली का विकास, डाकघर अधिनियम, सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी और हड़प नीति मतलब व्यवगत का सिद्धांत लागू करा था। ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के समयकाल के। ओके, इसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था और इसी विद्रोह के बाद भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। देखिए फ्रेंड्स, जो वायसराय वाला भाग है ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में देखिए पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस करा, बंगाल के गवर्नर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है टेस्ट लगाने की। अच्छे से आपने स्टोरी को देखा होगा तो क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस टेस्ट में सॉल्व करते हैं। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। बी आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? थॉमस मुनरो ने करी थी और सबसे पहले रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत भी मद्रास में ही हुई थी। ओके, यहाँ पर सी आंसर सही होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, सतारा बिल्कुल हड़प नीति के तहत इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। उदयपुर, झांसी, इन तीनों को हड़प नीति के थ्रू ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, पर पंजाब को देखिए हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। मैंने आपको बताया था एंग्लो सिख वॉर हुआ था, तो पंजाब को सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बने थे। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ही सिविल सर्विस में उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले आईएएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे 1863 में। ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पर। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पिट्स इंडिया एक्ट के देखिए विरोध करते हुए गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए थे, जहां पर उन पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत निम्न में से किसने आरंभ किया था?
किसने शुरुआत करी थी इसकी? लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? किस स्थान से शुरू हुई थी रेल यात्रा? बंबई से। बंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली रेल। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था इंग्लैंड में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और कब की गई थी? 1774 में। ओके, यहाँ पर बी आंसर। निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला गवर्नर जनरल नहीं पूछा है ना, पहला गवर्नर पूछा है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समयकाल में हुई थी? किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समयकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समयकाल में हुई थी। निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। खारदा का युद्ध निम्न में से किसके समयकाल में हुआ था? देखिए, खरखर की आवाज मतलब शोर होना, मतलब सर जान शोर। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? मद्रास में शुरू हुई थी। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? किसने करा था? देखिए, सती प्रथा पर बैन लगाना, ठीक है, ठगी प्रथा पर बैन लगाना, मतलब बैन वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बेंटिक, बेंटिक साउंड आ रहा है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सी आंसर। किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? देखिए, प्रेस को स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? मेटकॉफ ने दिलाई थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। यह युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समयकाल में हुआ था? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध देखिए किसके समयकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समयकाल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? कौन कार्यरत थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? सतारा। निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था? किस स्थान के शासक ने? हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को स्वीकारा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। बी आंसर। निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में? लॉर्ड डलहौजी को। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर 1857 के विद्रोह के बाद से वायसराय की पदवी की शुरुआत हुई थी, मतलब भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाने लगा था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के बाद से 1950 के बीच में भारत के कई वायसराय बने थे, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का समयकाल डिस्कस करते हैं। तो 1856 से लेकर 1862 तक इनका समयकाल रहा। लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ओके, तो पहला वायसराय ध्यान रखिएगा कौन था? भारत का लॉर्ड कैनिंग था। इसके समयकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था इसने, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना करी थी, व्यवगत का सिद्धांत जो कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी, राज्य विलय नीति। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यवगत का सिद्धांत जो था इसको समाप्त किसने करा था? लॉर्ड कैनिंग ने ही करा था। लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही इंडियन हाईकोर्ट एक पारित हुआ था, जिसके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, ये हमने लॉर्ड कैनिंग का समयकाल डिस्कस करा, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दिमाग में रखना है। 1857 का विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण देखिए वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का समयकाल चला था 1869 से लेकर 1872। देखिए इनके समयकाल में महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा कहां पर करी थी? अजमेर में करी थी। इन्हीं के समयकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समयकाल से हुई थी। ठीक है, पर नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो आगे हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के समयकाल से हुई थी। ठीक है, तो दोनों चीजें हमको क्लियर रखना है। आगे देखिए, 1872 ईस्वी में ही अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी मृत्यु उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ओके, इसके बाद देखिए जो प्रसिद्ध वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे? लॉर्ड लिटन हुए थे। लॉर्ड लिटन के समयकाल में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए ये प्रेस एक्ट क्या था मैं आपको बताता हूं। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर सकेगी, ऐसा इस एक्ट में लिखा गया था। तो बहुत ही खतरनाक एक्ट था ये, समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड लिटन के समयकाल में। इसके बाद देखिए अगले जो वायसराय हुए थे भारत में वो कौन हुए थे? लॉर्ड रिपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1880 से लेकर 1884 तक इनका समयकाल चला। एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता की और भारत की पहली किरण जो दिखाई देती है वो इन्हीं के समयकाल से दिखाई देती है। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को ही दी गई है।
इनके समयकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था उसे इन्होंने रद्द कर दिया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने करी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत इन्हीं के समयकाल से हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समयकाल से हुई और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समयकाल से हुई। तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समयकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और साथ ही प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के समयकाल में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल क्या था? देखिए, इसके तहत भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था इल्बर्ट बिल के तहत। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन के समयकाल की हमने प्रमुख घटनाएं डिस्कस करी, जिसमें आपको दिमाग में रखना है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने करी थी। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समयकाल से हुई। इल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन के समयकाल से ही संबंधित है। लॉर्ड रिपन के समयकाल के बाद अगले वायसराय कौन बने थे भारत में? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो समयकाल चला था 1884 से लेकर 1888 तक। इन्हीं के समयकाल में 1885 में बंबई में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 1885 में हुई थी, डफरिन के समयकाल में, लॉर्ड डफरिन के समयकाल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो अगले वायसराय हुए थे इंपॉर्टेंट, वो कौन हुए थे? लॉर्ड कर्जन। इनके समयकाल की देखिए प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इन्होंने पारित किया था। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इन्होंने अपने समयकाल में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका समयकाल भी, और हर पॉइंट जो मैंने आपको बताया इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था इन्होंने, ये वाला एसएससी में देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की इन्होंने स्थापना करी थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया था। तो बंगाल का विभाजन फिर रद्द किसने करा था, वो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए जो अगले वायसराय बने थे इंपॉर्टेंट, वो कौन बने थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का समयकाल जो था वो 1910 से लेकर 1916 तक था। इन्होंने वायसराय का पद संभालते ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। भारत की राजधानी इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समयकाल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के समयकाल में हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग के समयकाल में ही। ओके, लॉर्ड हार्डिंग के बाद देखिए अगले जो भारत के वायसराय बने वो कौन बने थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समयकाल इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1916 से लेकर 1921 तक इनका समयकाल चला, जिसमें इनके समयकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना घटी थी वो इन्हीं के समयकाल में घटी थी। रोलेक्ट एक्ट जो अंग्रेजों ने पारित किया था वो इन्हीं के समयकाल में पारित किया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जहां पर जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी थी और कई भारतीयों को मार गिराया था। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समयकाल की घटना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायसराय चेम्सफोर्ड। इसी के साथ इन्हीं के समयकाल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का हमने समयकाल अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद देखिए भारत के अगले वायसराय कौन बने? लॉर्ड रीडिंग बने, जिनका समयकाल चला 1921 से लेकर 1926 तक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने आधुनिक भारत का मेरा वीडियो देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप ये सारी घटनाओं के साथ इन वायसराय के नाम को याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको स्टोरी वाइज पूरा उसमें बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉर्ड रीडिंग का समयकाल। इनके समयकाल की देखिए प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो चोरी चोरा कांड, जिसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। काकोरी रेल कांड, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड रीडिंग के समयकाल से ही हुई थी। तो ये प्रमुख घटनाएं घटी थी। ओके, इसके बाद देखिए अगले जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड इरविन। इनके समयकाल की देखिए मैं आपको 3 प्रमुख घटनाएं बताऊंगा, आपको तीनों दिमाग में रखना है। पहला चीज तो देखिए साइमन कमीशन इनके समयकाल में भारत में आया था, जिसका भारतीयों ने काफी ज्यादा विरोध किया था। विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। तो ये साइमन कमीशन भारत में आया था लॉर्ड इरविन के समयकाल में। सेकंड चीज, संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समयकाल में आयोजित हुआ था। और तीसरा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो भी लॉर्ड इरविन के समयकाल में ही शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं लॉर्ड इरविन के समयकाल की घटनाएं। लॉर्ड इरविन के बाद देखिए अगले जो वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे? लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए इनके समयकाल की आपको सिर्फ एक ही घटना दिमाग में रखना है, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के समयकाल में पारित हुआ था। ये अधिनियम क्या था? देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 सूचियों को शामिल किया गया था। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत बर्मा, मतलब जो वर्तमान में म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया था। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, शॉर्ट में हमने इसको समझा। तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था वो किसके समयकाल में हुआ था? वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के समयकाल में। ओके, लॉर्ड वेलिंगटन के बाद देखिए अगले जो वायसराय हुए भारत में वो कौन हुए? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का समयकाल चला था 1936 से लेकर 1943 तक। इस समयकाल में देखिए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और पहली बार भारत में आम चुनाव आयोजित हुए थे। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी लॉर्ड लिनलिथगो के समयकाल में ही हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समयकाल में हुआ था, और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समयकाल में हुआ था। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का समयकाल हमने डिस्कस करा। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि इन्हीं के समयकाल में भारत को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को क्या कर दिया गया था? फिर समाप्त कर दिया गया था और फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था। और इस तरह स्वतंत्रता के बाद ध्यान रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? राजगोपालाचारी थे। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में आपसे, स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? राजगोपालाचारी। अगर भारतीय पूछे तो वो राजगोपालाचारी, और अगर आपसे भारतीय ना पूछे, सिंपल सा पूछ ले कि भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आप स्पेशली दूर करिएगा। आगे चलकर संविधान की स्थापना के साथ में फिर गवर्नर जनरल और वायसराय जैसी पदवी को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ओके, राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हुए थे। तो ये दोस्तों हमने अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं, थ्योरी सेक्शन हमने डिस्कस कराए। चलिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ और ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। देखिए, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड लेंसडाउन, ये जो तीन वायसराय हैं, इनके समयकाल की जो घटना है ये हमको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगी। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, नाम क्या है? लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग करना मतलब रीडिंग करना, रीडिंग करने से क्या होता है? पढ़ने से क्या होता है? हमारी एग्जाम जो है वो हम क्लियर कर पाएंगे, तो परीक्षा से संबंधित है। तो देखिए, लॉर्ड रीडिंग के समयकाल की प्रमुख घटना क्या थी? भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी आसानी से अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो परीक्षा देखिए क्लियर करने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ती है, तो उस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। अगला देखिए, लॉर्ड लॉरेंस के समयकाल की बात करते हैं। तो देखिए, लॉरेंस, इनके देखिए नाम में क्या छुपा है? रेंज, मतलब रेंज जैसा वर्ड छुपा हुआ है। तो लंबी रेंज पे इन्होंने काम किया था। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू की थी वो लॉर्ड लॉरेंस के समयकाल में ही शुरू हुई थी। तो देखिए, समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत करना मतलब एक लंबी रेंज पे काम करना। ठीक है। तीसरा देखिए, लॉर्ड लेंसडाउन। लेंसडाउन, लेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब भी हमको क्लियर देखना होता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण जो था लेंसडाउन के समयकाल में ही हुआ था। तो जब भी आप देखोगे डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा, मतलब लेंस का यूज होना, लेंस की हेल्प से रेखा का निर्धारण बहुत ईजी तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी और आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो ये तीनों घटनाएं जो है ये हमको बहुत कंफ्यूज करेगी, पर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, एक चीज और लास्ट में याद रखिएगा कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम टेस्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए, स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो किसके समयकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण घटना, पहली बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समयकाल में। फिर आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये किसके समयकाल की घटना है? लॉर्ड लिटन की। उसके बाद देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई किसके समयकाल से? लॉर्ड रिपन के समयकाल से। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समयकाल में। आगे चलकर देखिए बंगाल का विभाजन हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, ये किसके समयकाल की घटना है? कर्जन के समयकाल की घटना है। इसके बाद देखिए आगे घटना क्या हुई थी? बंगाल का विभाजन जो करा था उसे रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी लॉर्ड होर्डिंग के समयकाल में। आगे चलकर देखिए रोलेक्ट एक्ट आया भारत में और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये किसके समयकाल की घटना है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समयकाल की। आगे चलकर देखिए साइमन कमीशन भारत में आया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये किस समयकाल की घटना है? लॉर्ड इरविन के समयकाल की। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, ये समयकाल चल रहा था लॉर्ड वेलिंगटन का। आगे चलकर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और पहली बार भारत में आम चुनाव आयोजित हुए थे, ये समयकाल किसका था? लॉर्ड लिनलिथगो का समयकाल चल रहा था। इसके बाद भारत में अगली प्रमुख घटना क्या हुई थी? भारत को आजादी मिली थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये देखिए हमने एक छोटा सा क्विक रिवीजन कराया, आपको भी इसी तरीके से रिवीजन करना है, स्टोरी वाइज देखिएगा, इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ आपको वायसराय के नाम को दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको थ्योरी सेक्शन पूरा अच्छे से कवर करवा दिया है। जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। देखिए कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी भूल जाए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। अगर आपने थ्योरी सेक्शन ध्यान से सुना होगा तो बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के समयकाल में हुई थी? किस वायसराय के समयकाल में हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के समयकाल में। देखिए सिविल सेवा परीक्षा हमने ट्रिक से याद करा था, परीक्षा क्लियर करना है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगी अच्छे से, तो लॉर्ड रीडिंग, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? किस वायसराय के समयकाल की बात है? ये लॉर्ड कर्जन के समयकाल की, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? कौन सी थी फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग के समयकाल की। 1857 का विद्रोह, बिल्कुल सही। बंगाल का विभाजन, ये बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के समयकाल की घटना है। म्यांमार का भारत से अलग होना, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था उसमें था ये, तो ये भी नहीं हो सकता। कांग्रेस की स्थापना, ये किसके समयकाल की घटना है? लॉर्ड डफरिन के समयकाल की घटना है। तो लॉर्ड कैनिंग के समयकाल की घटना कौन सी थी? 1857 का विद्रोह, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही इंडियन हाईकोर्ट एक पारित हुआ था जिसके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, ये सारी घटनाएं जो थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, लॉर्ड मेयो ने अपने समयकाल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? कहां पर की थी? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस वायसराय का था? किसका था? यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा इसको। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? किस वायसराय के? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समयकाल में लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में पारित हुआ था, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समयकाल में शुरू हुआ था? पहला विश्व युद्ध जो था वो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समयकाल में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समयकाल में शुरू हुआ था। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितना मैंने आपको थ्योरी बताया, अगर आपने उतना ध्यान से सुना होगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना ये तो डफरिन के समयकाल की है। वर्नाक्यूलर एक्ट ये कब की बात है? लॉर्ड मेयो के समयकाल की। बंगाल का विभाजन बिल्कुल लॉर्ड कर्जन के समयकाल की महत्वपूर्ण घटना है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने करी थी। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हमने देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करा था। डूरंड रेखा का निर्धारण, दो देशों के बीच में रेखा का निर्धारण करना, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो लेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए मतलब लॉर्ड लेंसडाउन, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, एक दो चीज़ें आप ट्रिक से याद रख लोगे तो ये वायसराय के नाम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे हमेशा। ओके, लॉर्ड डफरिन के समयकाल की महत्वपूर्ण घटना निम्न में से कौन सी है? लॉर्ड डफरिन के समयकाल की देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी आंसर। 1885 में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके समयकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मेयो के समयकाल में। और इसको समाप्त किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पर समाप्त का पूछा, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्न में से किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में हत्या की गई थी? किसकी हत्या की गई थी? लॉर्ड मेयो की। अंडमान में एक अफगान के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में कर दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। अगर ऐसा पूछते कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वहां पर राजगोपालाचारी आंसर सही होता, पर यहाँ पर भारतीय नहीं पूछा है, इसीलिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर होगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके समयकाल में हुई थी? पहली बार जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समयकाल में हुई थी। यहाँ पर भी देखिए वर्ड का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछते कि नियमित रूप से जनगणना किसके समयकाल में शुरू हुई थी, तो वो लॉर्ड रिपन के समयकाल में शुरू हुई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन हमारे इसी कारण गलत होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर यहाँ पर पूछते कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ भी नहीं पूछा है, इसीलिए राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके समयकाल में शुरू हुई थी? तो नियमित रूप से किसके समयकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपिन के समयकाल से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समयकाल में पास किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समयकाल में पास किया गया था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? देखिए, समुद्री टेलीग्राफ सेवा मतलब लंबी रेंज की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर रेंज मतलब देखिए लॉरेंस, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। सर जॉन लॉरेंस उस समय वायसराय थे और उन्हीं के समयकाल में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी भारत एवं यूरोप के बीच। नेक्स्ट देखिए, इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को। ए आंसर। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिटन ने कौन सा एक्ट पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने कौन सा एक्ट पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सभी को पता ही है, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समयकाल में पारित हुआ था? किस वायसराय के समयकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के समयकाल में पारित हुआ था। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समयकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड इरविन के समयकाल में। लॉर्ड इरविन के समयकाल की मैंने आपको तीन प्रमुख घटनाएं बताई थी। एक साइमन कमीशन का भारत में आगमन, सेकंड बताया था मैंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना, और तीसरा बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये तीनों घटनाएं जो थी ये लॉर्ड इरविन के समयकाल में हुई थी। किस वायसराय के समय चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड जैसी घटनाएं घटी थी? चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड जैसी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के समयकाल में घटी थी। लॉर्ड रीडिंग के समयकाल की तीन घटनाएं, चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड और रीडिंग करना मतलब परीक्षा संबंधित है। तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी भारत में सबसे पहले लॉर्ड रीडिंग के समयकाल से ही, इलाहाबाद में। ओके, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, गलत। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, ये भी गलत। लॉर्ड इरविन के समय में, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बी आंसर। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये बहुत